12 को यह मुनादी सुनकर शहर भर में हंगामा हो गया। हर आदमी अपने मृत परिजन देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब बहुत हैरान थे कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो मरे लोगों को दिखा सके। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी का संदेशा बताया। बीरबल खुश होते हुए उप सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही भीड़ भी इस तमाशे को देखने उनके साथ हो ली। वहां पहुंचने पर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ को बीरबल की सारी बात बता दी। तब सेठ जी अपने बाग में आए। बीरबल वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं घेरा बनाकर बैठ गई। बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी के अंदर से दूसरी डिब्बी निकालने लगे। इस प्रकार अंत में 17वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर पहले से ही प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 अशर्फी लाइए और देखिए अपने मरे हुए पूर्वजों को। सेठ जी ने 10,000 अशर्फी मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल कर एक पोटली में रख दिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह भी है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले को नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई का सुरमा लगा दिया और बोले, कहिए सेठ जी, आपको आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब वे सुरमे वाले की अशर्फी ठगने की चाल समझ गए थे, लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित हो जाऊंगा। तब वह नाटक करते हुए बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा तो आप अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 अशर्फी देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। लैपकेयर, थपथपाना, एक जादुई धुन में। 13। सेठ ने मजबूरी में सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने पहले तो उन्हें पहचाना ही नहीं। फिर कुछ देर बाद जब बीरबल अपने असली वेश में आए तो महाराज हंसने लगे। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक सारी कहानी बता दी, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले से कहा, कहिए साले साहब। बीरबल ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। यह सुनकर साले साहब का सिर झुक गया। शिक्षा, बुद्धिमानी से कठिन काम भी सरलता से किया जा सकता है। F711। काजी से दुश्मनी। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धर्म को लेकर वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी की योजना बनाने के लिए काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहरूपिये का नाटक सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर दिल्ली आया। शहर में जगह जगह वह अपनी कला का प्रदर्शन करता था।
इसी कारण उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह नाटक के शौकीन थे। वे हर किस्म के हुनर की कदर करते थे। बहरूपिये का करतब देखने की उनकी भी इच्छा हुई। बस सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाते ही सेवक गया और बहरूपिये को दरबार में बुला लाया। बहरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने की इच्छा जताई। बहरूपिये ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन इसमें कोई जख्मी भी हो सकता है। हो सकता है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। लैब केयर PRTSC SCRL के विराम काजी से दुश्मनी 15। बादशाह ने बिना सोचे विचारे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है मंजूरी दे दी। बहरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने का वादा किया और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की कि प्रदर्शन के समय बीरबल भी वहां उपस्थित हों। बीरबल वहीं बैठे थे और सब देख सुन रहे थे। बहरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह से वचन लिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई आशंकाएं उत्पन्न हुई। बीरबल साहसी और बहादुर थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। वह अपनी बुद्धि से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले शरीर पर कवच आदि धारण कर लिया, ऊपर से कपड़े पहन लिए। दरबार में बहरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछल कूद करते करते बहरूपिया शेर बीरबल के ऊपर अचानक से झपटा और बीरबल को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचते हुए बीरबल ने आस्तीन में छिपे हुए अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही दोबारा संभल कर बैठ गया। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा राज है। अवश्य ही बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही गई थी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में उपस्थित होने के लिए खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वे अधिक चिंतित थे। यदि दरबार में बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए वे कलंकित हो जाते और बीरबल के परिवार से नजरें न मिला पाते। लैब केयर मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी, लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता।
अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर-उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस समस्या का हल पूछा। 64 बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने यो आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता है। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए। वहां के लोगों ने उन्हें भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह को पता चलेगा कि आप वैद्य हो तो उसका इलाज करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाए तो तुमको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करते रहे। धीरे धीरे वैद्य की खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसको लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेअसर सिद्ध नहीं होगी। लेकिन मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं, आप उनको मंगवा दीजिए। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, बीरबल ने कहा। ऐसे आत्मविश्वास से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे अंगूठे पर नाखून आ जाएगा। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल बोले, ईश्वर ही सहायता करेंगे, परंतु मैं 3 दिन में आराम कर देने का आश्वासन देता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रौब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, बादशाह से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे। फिर भी आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर बादशाह का नाखून 65 रखे हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और आपका इलाज शुरू कर दूंगा। सब ठीक रहा तो जल्द ही आपके अंगूठे पर नाखून होगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि यह हकीम मेरे प्रभाव और धन के बारे में नहीं जानता। ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कहे अनुसार प्रतिज्ञापत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गर गूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर उसमें जो दवाएं थी वे लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारे दीवान ने बहुत ढूंढा, नगर में मुनादी करवाई, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को शर्त के अनुसार सभी हकीम और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के बारे में पूछा। सबने उन दवाओं के गुणों की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने बंदीगृह से छुड़वाने के लिए बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया।
उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताईं। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और इनाम भी दिया। शिक्षा। बुद्धिमानी और संयम दो हथियार हैं जिनसे असंभव दिखने वाला कार्य भी किया जा सकता है। 17। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि नौकरों में से किसी ने यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को घर के अंदर का इतना ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा। एक बार एक नगर में एक मशहूर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। उस व्यापारी ने इसकी खबर राज्य के अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने चोर को ढूंढने के लिए सिपाही लगा दिए। काफी जांच पड़ताल के बाद भी सिपाही चोर को नहीं पकड़ पाए। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें चुरा ले गए थे। उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। यह बात बादशाह तक पहुंची, तब इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने का विचार किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल सहित बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके बाद उससे पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी, चोर भी पकड़ा जाएगा। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। चोर की दाढ़ी में तिनका। 67। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि नौकरों में से ही किसी ने यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को घर के अंदर का इतना ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम भी नहीं ले सकता। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो थोड़ी पूछताछ के बाद बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात भर ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य के कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए सैनिकों को लगा दिया। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट 68। चोर की दाढ़ी में तिनका दूं ताकि बढ़ने पर यह अन्य लकड़ियों के बराबर हो जाए। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच काटकर छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? अर्थात कभी नहीं बढ़ सकती। दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकरों को रखा गया था। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल की चाल कामयाब रही और चोर पकड़ा गया। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें स्वीकार कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थी वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो माल चोरी हो गया था वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे।
वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा कर इनाम भी दिया। शिक्षा। चोरी कभी छिपती नहीं, चोर कोई न कोई गलती करता है और पकड़ा जाता है। अतः चोरी नहीं करनी चाहिए। लाडेयर। 18। कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं, दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपनाह, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपनाह, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। लाडेयर। 18। कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं, दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपनाह, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपनाह, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। लाडेयर। 18। कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है।
अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं, दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपनाह, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपनाह, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। 76 अनोखा न्याय। बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि उनका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन उसके रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना न चाहता है। तब बूढ़े ने उससे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, देखो, मेरे पास सिवा अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर दर का भिखारी बन जाऊंगा। वही जीवन भर की पूंजी थी। आप भले आदमी हैं, हमारी पुरानी मित्रता है, मेरी परेश में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। आपको मेरा धन वापस व देना चाहिए। बूढ़े की इन बातों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर दो चार भली बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, परंतु कोई भी इस परेशानी उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से परेशान होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। जब अकबर भी इस मामले को निपटाने की तरकीब न सोच पाए तो उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस समय तुमने अशर्फिया अपन मित्र को रखने के लिए दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। एक आम के पेड़ की जड़ पर हम दोनों बैठे थे जब मैंने इसे अशर्फिया दर दी, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाला बता देना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात से बूढ़े को न्याय की उम्मीद जगी और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फिया हड़पने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने अचानक ही युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का रास्ता बहुत कंकरीली पथरीली धरती तथा झाड़ियों से भरा है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। PRTSC SCRL के विराम लैब केयर। अनोखा न्याय। 77 यह सुनकर बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके ही पास अशर्फिया हैं। फिर भी बीरबल अपने काम में चुपचाप लगे रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी।
आते ही उसने बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, मैंने उस पेड़ से आपका नाम लेकर यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे। मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन भर की पूंजी का सवाल है, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े से कहा, जैसे ही तुम उसके पास पहुँचे और अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम लेकर उससे प्रार्थना की, वैसे ही वह यहाँ आ गया और उसने मुझे सारा हाल बता दिया। युवक, जो बूढ़े के जाने से लेकर लौटकर आने तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछने लगा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बीरबल बोले, यह तो निश्चित है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता